हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं द सेल मॉडल एंड मैजिक नंबर्स। इसके पहले देखिए 1937 में हम लोगों को पता है, हमने पढ़ा था कि नील्स बोर ने बताया 1937 में एक लिक्विड मॉडल प्रपोज्ड किया था, जिसमें कि अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ विद द लिक्विड ड्रॉप एंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम से कंपेयर किया गया था। और उसके बेसिस पे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन, जैसे न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस हुआ और आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फिजन क्यों होता है, वाई द हाउ द न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्सेस एक्ट्स इन न्यूक्लियस। एंड बताया गया उसके बेसिस पे कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होता है वो कोहेसिव फोर्सेस की तरह या सरफेस टेंशन की तरह होता है, जैसा कि लिक्विड में लगता है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें बहुत सारी डिमेरिट्स रहीं उस लिक्विड ड्रॉप मॉडल की, जैसे कि वो पैरिटी, न्यूक्लियस की पैरिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, न्यूक्लियर के मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट को डिफाइन नहीं कर पाता है। एंड वाई द सम न्यूक्लियस आर मोर स्टेबल, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो अलॉट ऑफ डिमेरिट्स रहे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के, इसलिए उसके जगह पर जो एक नया मॉडल प्रपोज किया गया था, कई साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के प्रपोज किया था। तो हम देखेंगे वहीं आगे की द सेल मॉडल एंड मैजिक नंबर्स। और देखिए, ये मैजिक नंबर आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि अब जितने भी एनईपी के तहत जितने भी ग्रेजुएशन के इवेंट सेमेस्टर हैं, सभी एमसीक्यूज़ हो गए हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं। तो इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे और इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे, जिससे कि एमसीक्यूज़ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमारी आवें हम उसे ओवरकम कर सकें। तो मैजिक नंबर पहले होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैजिक नंबर जो होता है वो 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 है। दीज आर द 7 मैजिक नंबर्स। ये 7 मैजिक नंबर हैं। मैजिक नंबर दरअसल वे नंबर्स होते हैं जो कि कोई भी न्यूक्लियाई, अगर किसी भी न्यूक्लियाई में अगर इन नंबर के इक्विवेलेंट अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या फिर बोथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, तो वो न्यूक्लियाई अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करता है। दैट मीन्स कि वो बहुत असाधारण रूप से स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा वो स्टेबल होता है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे कि दरअसल ये जो मैजिक नंबर होते हैं, ये कैसे, इसको किस हेल्प से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि काहे क्यों जो है सम न्यूक्लियस आर मोर स्टेबल हैविंग द एटॉमिक नंबर आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रोटॉन्स हैविंग दीज नंबर सिमिलर टू द दीज नंबर्स आर मोस्ट स्टेबल। तो आइए आगे का सेशन इसी में हम इसमें चर्चा करते हैं। As we know that the cell model of electron in any atom satisfactorily explain the fine structure of spectral lines, resonance and ionization potential। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेल मॉडल है इलेक्ट्रॉन का इन एनी एटम में सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन करता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, रिजोनेंस एंड आयोनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। तो स्पेक्ट्रल लाइंस और रिजोनेंस क्या होते हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं और आयोनाइजेशन क्या होती है, सबको सेल मॉडल एक्सप्लेन करता है। कैसे? हमें पता है कि किसी एटम के आउटरमोस्ट में अगर कोई एटम है, एक मिनट, कोई एटम है तो आपको पता है कि एटम के ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इस तरह से सेल्स होते हैं। जो इसका आउटर मोस्ट सेल होता है, उस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस आउटर मोस्ट सेल को अल्टीमेट सेल भी बोलते हैं हम लोग, और उसके जस्ट पहले वाले को पिन अल्टीमेट सेल कहते हैं। दैट मीन्स अगर आउटर मोस्ट सेल को n कह दें तो n-1 विल बी पिन अल्टीमेट सेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड द ड्रा आउट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल बाई एडिंग सम एनर्जीज एक्सटर्नली। अगर बाहर से आप कुछ एनर्जीज को ऐड करते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को ड्रा आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो इस एटम पे पॉजिटिव या निगेटिव आयंस आ जाते, पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसी को कहते हैं आयनाइज हो गया एटम। तो एटम को आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी आपने दिया वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि सेल मॉडल में हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं कि पोटेंशियल उसका क्या होता है। जैसे कि पोटेंशियल का फार्मूला आप जानते हैं 1/4πε0 Q/R होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज रख देंगे, यहाँ पे हमारी ये मिल जाएगी। तो
तो इन सबको सेल मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता है। आगे कह रहे हैं द सेम एनालॉगी वाज थॉट फॉर न्यूक्लियॉन्स एम्बेडेड इन अ न्यूक्लियस। जैसे अभी भी मैंने कहा कि कोई एटम था, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्टेन ऑर्बिट्स में। सेम चीज़ यही एजम्पशन से लेके आपको चलना पड़ेगा कि ये लिखा है ना द सेम एनालॉगी, मतलब ठीक उसी तरह हमें एजम्पशन से लेके चलना पड़ेगा न्यूक्लियस के केस में भी। दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर दैट देयर आर अ लॉट ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द न्यूक्लियाई इन विच न्यूक्लियॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्व्स। तो हम ये मान के चलें कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी कि सेल्स होते हैं या ऑर्बिट कह सकते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियंस रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूसली। और कहाँ रिवॉल्व करते हैं? तो दरअसल जैसे एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में, यानी न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट के न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एटम के केस में, ऐसे ही न्यूक्लियस में जो पूरे न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास है, और जैसा कि हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द टोटल और होल मास ऑफ दैट बॉडी और सिस्टम इज टू बी कंसिडर्ड कंसनट्रेटेड। तो हम ये मानते हैं किसी सिस्टम का, किसी बॉडी का अगर पूरा मास जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ऐसे ही मान के आप चलेंगे। ये एजम्पशंस हैं, सेल मॉडल पढ़ने के पहले कुछ एजम्पशंस लेने होते हैं, वो अभी देखा जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर ऑफ मास के अराउंड में न्यूक्लियॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक उस तरह से जिस तरह से एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एज वी नो दैट इन केस ऑफ एटम्स द सेल हैविंग 2, 8, 18 ये एटसेट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीट। हम लोग को जैसे पता है कि जो सेल अगर इलेक्ट्रॉन के केस में, एटम के केस में देखें तो 2, 8, 18, 32 ये सब जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, कम्प्लीटली फील्ड होते हैं सेल में। आगे कह रहे हैं सच एटम्स आर अनयूजुअल स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट। अगर ऐसे एटम्स जो कि फर्स्ट सेल, जैसा कि हमें पता है कि किसी अगर एटम है, कोई एटम है, तो ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेल K, L, M, N होता है। तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? 2n² होता है, आपको पता है। n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर फर्स्ट सेल के लिए n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? K के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और ये 2, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम कह दें सेकेंड सेल के लिए, तो n का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 8 हो जाएंगे। ऐसे ही आगे का आप कर सकते हैं कि कौन है थर्ड सेल के लिए यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 2 जा 18 होगा। तो जो M है उसमें 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही लास्ट वाले में N में देखेंगे तो आप 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर ये जो है क्या है, दरअसल ये कम्प्लीटली फिल्ड सेल है ना, ये जितने भी ऑर्बिट हैं या सेल हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड है ना। फर्स्ट वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, सेकंड में 8 हो सकते हैं, थर्ड में 18 हो सकते हैं, एंड फोर्थ में 32 हो सकते हैं। तो अगर इस तरह से आपको पता है कि स्टेबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी एटम कम स्टेबल होता है तो उसके 3-4 कंडीशंस हैं कि द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इम्पटी, या तो आउटर मोस्ट सेल उसका इम्पटी हो, या तो कंप्लीट फील्ड हो, या फिर क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड हो, या फिर क्या होना चाहिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, जो कि न्यूलैंड ने दिया था। ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता है? इफ़ द outermost cell या outermost cell of any atom contains 8 number of electrons, then they will be shows extra stability, तो वो स्टेबल होता है। तो इसमें से क्या कह रहे हैं आप? तो देखिए वे एटम्स जिसमें 2, 8, 18, 32 ये सब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड होगा तो क्या होता है? अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करता है, और वो कहलाता है इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। क्योंकि आपको पता है इनर्ट गैसेस जितनी भी होती हैं उसके आउटमोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से वो उसकी रिएक्टिविटी नहीं होती, दैट मीन्स स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आगे कह रहे हैं हम सच एटम्स आर अनयूजुअल स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट। तो ऐसे एटम को हम कहेंगे कि ये अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करते हैं और ये केमिकली इनर्ट कहलाते हैं। अ सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट विथ न्यूक्लियाई ऑल्सो। सेम ऐसा ही पैटर्न या सेम ऐसी ही कंडीशंस हमें देखने को मिलती है न्यूक्लियाई में भी। क्या? जैसे यहाँ पे आपने कहा कि 2, 8, 18
32 ये सब है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा तो वो एटम ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही कोई न्यूक्लियाई अगर इतने न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसलिए जब भी हम न्यूक्लियॉन कहेंगे इट मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 होंगे, वो या तो एक ज़रूरी नहीं है कि ये देखिए ये क्या है, हो सकता है कि न्यूट्रॉन का नंबर इस मैजिक नंबर के इक्विवेलेंट हो या प्रोटॉन का नंबर इक्विवेलेंट हो या दोनों भी इक्विवेलेंट हो सकता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन का नंबर इसके इक्विवेलेंट है तो भी वो स्टेबल होगा, प्रोटॉन का नंबर इक्विवेलेंट है तो भी स्टेबल होगा। अगर किसी भी एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का नंबर इतना हो जाएगा तो वो डबली स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाएगा। आपको एक चीज़ और बता दें कि देखिए इसमें क्या है कि अगर हम कह दें कि कोई एटम है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है के भी बहुत सारे आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप पाए जाते हैं। कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया, एज यू नो दैट कार्बन 14 हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन 8 हो गया, 16, ऑक्सीजन 8, 17, 18 ऐसे होते हैं। तो अगर हम बात करें कौन इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा तो आपको नो डाउट कि बिना कोई क्वेश्चंस किए आप कह देंगे कि सर ये ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बन, ये कार्बन का आइसोटोप ज़्यादा स्टेबल होता है रेदर देन इन आइसोटोप्स के। ऐसे ही कहेंगे कि ये ऑक्सीजन जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो क्यों ज़्यादा स्टेबल है, आइए देखते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 हैं। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें से अगर न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, अगर इसमें से प्रोटॉन का नंबर निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, क्योंकि 12 है। इसलिए ये कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? 6, और प्रोटॉन का नंबर 6। दैट इज़ ये डबली स्टेबल है, इसलिए मोस्ट स्टेबल होता है एंड मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। और ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नेचर में, और ये स्टेबल है इसीलिए पाया जाता है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा स्टेबल न्यूक्लियर ये नेचर में। लेकिन इसमें आइए देख लेते हैं, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन आएंगे? 7 आएंगे। इसमें न्यूट्रॉन 7 आएंगे, क्योंकि 6 हटाइए इसमें से, 6 प्रोटॉन का नंबर है, 7 आएंगे। और आई थिंक 2, 8, 20, 28, 50 एंड 82 एंड 126 दीज आर द आवर मैजिक नंबर्स। और मेरे ख्याल से इस मैजिक नंबर में से कोई भी नंबर 7 नहीं है, इसलिए ये जो है लीस्ट स्टेबल होता है। और ये कार्बन 14 आप तो जानती हैं रेडियो एक्टिव होता है, तो और भी ज़्यादा लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो लेकिन ये पाया जाता है फिर भी। और क्या है इसमें कितना है? अच्छा देख लेते हैं। तो सेम कितना है? 8, 6, 14, 8 है। तो ये जो है देखिए ये तो बहुत लिस्ट स्टेबल है, लेकिन ये कार्बन 14 पाया जाता है, जो कि आप जानते हैं कि इसी से कार्बन डेटिंग की जाती है। कोई भी लाइव लिविंग बींग्स है तो उसमें कार्बन 14 ज़रूर पाया जाता है। और कार्बन 14 की एज मतलब ये जो हर एक लिविंग बींग्स में पाया जाता है, और इसकी एज लगभग जो है 5500 ईयर्स होती है। इसलिए जो कार्बन डेटिंग कराई जाती है किसी ऑब्जेक्ट्स की, कोई भी मतलब लिविंग बींग्स रहा है या फॉसिल्स रहा है, तो कार्बन 14 यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन अगर इतने ईयर पहले का होगा तभी पता चल पाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो उन सब के बारे में कार्बन 14 से कार्बन डेटिंग की जा सकती है। और आगे आ जाएँ, ऐसे ही ऑक्सीजन को देख लें तो ऑक्सीजन में 8 है और ये 16 है, तो नो डाउट कि यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर भी 6 है, अरे सॉरी 8 है, एंड न्यूट्रॉन का नंबर भी हमारा क्या है? 8 है। इसलिए क्या होगा? डबली स्टेबल होगा। तो इसलिए ये हमारा ऑक्सीजन मोस्ट अकरिंग है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें इस केस में बात करें तो इसमें कितना आ रहा है? तो इसमें 9 आ रहा है। इसमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? 9 है, और इसमें प्रोटॉन का नंबर क्या है? 8 है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये भी ये बन जाता है यही ऑक्सीजन ये बनता है। कैसे बनता है? तो अभी हम इसका चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि न्यूट्रॉन इमीटर होते हैं, जो न्यूट्रॉन इमिट करते हैं। कब? जैसे अल्फ़ा डीके, बीटा डीके जो भी होता है उसमें बीटा डीके के ड्यूरेशन में उसकी जो एटम की जो न्यूक्लियाई होती है वो न्यूक्लियाई इस एक्साइटेड स्टेट में रह जाती है, तो वो अपनी एनर्जी लूज करती है। तो एनर्जी लूज करती है स्टेबल होने के लिए। तो उसी में कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि
अल्फ़ा ये न्यूट्रॉन इमिटर होते हैं, तो यह एक न्यूट्रॉन को इमिट कर देता है। जैसे ही एक न्यूट्रॉन को इमिट करेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम एक लिख सकते हैं 8+1। तो कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि न्यूट्रॉन इमिटर होते हैं। ये जैसे ही एक न्यूट्रॉन को इमिट करेगा तो यहाँ से एक कमी आ जाएगी, और ये तो प्रोटॉन का नंबर है, इसमें क्यों कमी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 हमारा क्या है, मैजिक नंबर है, और मैजिक नंबर है, इस वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और यही हमारा जो ऑक्सीजन है कन्वर्ट हो जाएगा मोस्ट अकरिंग नेचुरल ऑक्सीजन में। तो आइए आगे हम देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से 2, 8, 18, 32 ये सब इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने वाले जो सेल होते हैं वो एटम को की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इन द सिमिलर वे, उसी तरह से न्यूक्लियाई में, जिस न्यूक्लियाई में न्यूक्लियॉन्स का नंबर, दैट मीन्स या तो न्यूट्रॉन का या तो प्रोटॉन का या नंबर अगर इन मैजिक नंबर्स के इक्विवेलेंट होता है तो वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, रेदर देन अपने आगे पीछे के। आगे पीछे मतलब जैसे 8th नंबर का जो भी जेड जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, ये 7 से भी और 9 से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही किसी को भी ले लीजिए। 82 है पीबी लेड, हम जानते हैं पीबी मोस्ट स्टेबल है, तो ये 81 और 83 बिस्मथ लेड, उससे बिस्मथ से भी ज़्यादा स्टेबल होगा, ये हमें पता है। तो इस तरह से जो है ये एक्सप्लेन किए कर सकते हैं हम। आगे अब इसके बारे में बात करेंगे। आगे कह रहे हैं कि दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर। ये नंबर्स जो जिनको रखने वाले जिनके इक्विवेलेंट न्यूक्लियॉन रखने वाले न्यूक्लियाई मोस्ट स्टेबल होते हैं, इसी नंबर को हम मैजिक नंबर कहते हैं। तो मैजिक नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, आप पहले इस नंबर को का मेंशन करेंगे और कहेंगे कि एनी न्यूक्लियाई हैविंग द नंबर इक्विवेलेंट टू द 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 shows unusual stabilities and these nuclei are these number are known as मैजिक नंबर्स। तो वे नंबर जिनके इक्विवेलेंट अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है, किसी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियाई में, वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। आगे दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर। द ऑब्जर्वेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो अब इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स नोट रखने पड़ेंगे। क्या है, जैसे कि हीलियम, ये ऑब्जर्वेशन जो है देखा गया है किस पे, तो देखेंगे हीलियम में आपको पता है कि 2He4 होता है, जहाँ पे 2 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, जेड कहते हैं, और ये क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर है 4। ऐसे ही ऑक्सीजन कहेंगे तो 8 हो जाएगा जेड और 16 हो जाएगा ए। आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, एज सीन फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी इसका देखेंगे तो ये जो है स्टेबल होते हैं। दरअसल बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आप देखेंगे ना तो ये कुछ इस तरह के अनयूजुअल ऐसे जाती है बाइंडिंग एनर्जी, तो उसमें ये देखेंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। या इंडिविजुअल इसको हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा अदरवाइज़। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व, एक मिनट, ये रहा। जैसे देखेंगे हीलियम है, ऑक्सीजन है, ये सब तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है हाई होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए हम आगे देखेंगे इसका। हाँ ये देखें, यहाँ है, ये है 2 नंबर, एटॉमिक नंबर 2 है, और ये है सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी के लिए अगर लिखेंगे तो 2 के लिए देखिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड है। और ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो 10 नंबर Z=2 एंड Z=8 रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक स्टेबिलिटी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऐसे एटम जिसकी ऐसे न्यूक्लियाई जिसके लिए जेड क्या था, 2 था, और कितना था, 8 था, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। आगे कह रहे हैं इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, यह ऑब्जर्व किया गया कि जो टीन है, जिसको एसएन सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, 50 एटॉमिक नंबर है, हैज़ 10 स्टेबल आइसोटोप्स। टीन के 10 आइसोटोप देखे जाते हैं, जबकि कैल्शियम के कितने देखे जाते हैं, 6 आइसोटोप मिलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू से पूछ सकता है कि जो टीन है उसके 10 पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं मैजिक नंबर, एंड कैल्शियम के लिए
6 पाए जाते हैं। देयरफॉर इट फॉलोज दैट एलिमेंट्स विथ जेड इक्वल टू 50, जेड इज 50 क्या है, टीन का एटॉमिक नंबर है, एंड जेड इक्वल टू 20 आर मोर स्टेबल, क्योंकि आपको पता है कि जिसके जितने ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं वो न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे ऑल द रेडियो एक्टिव सीरीज जैसे यूरेनियम सीरीज पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा है, यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज, थोरियम सीरीज, ये जो हैं सभी डी के करके वापस कहाँ पे आते हैं, पीबी पर आते हैं, लेड पर आते हैं। बस एक ऐसा होता है जो कि नेपच्यूनियम सीरीज होता है, जो कि बिस्मथ तक पर ब्रेक डाउन करके लास्ट में आता है। जैसे कि आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे मान लीजिए यूरेनियम ही है, तो यूरेनियम जो है 92 होता है एटॉमिक नंबर, और 235 होता है। यह एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है और ये 236 बन जाता है, और ये आलमोस्ट तुरंत ये ब्रेक कर जाता है और बेरिलियम और क्रिप्टान बनाता है। बेरिलियम 56 हो जाएगा और क्रिप्टान जो है कितना 36 हो जाएगा, और 144। तो ठीक है, ये बना लेता है और प्लस 3 न्यूट्रिनो रिलीज करता है एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो सभी स्टेबल होने के लिए अब अल्फ़ा बीटा पार्टिकल या फिर गामा रेज निकालते हैं, इमिट करते रहते हैं, और वो फाइनली PB82 लेड पे आ करके वो स्टेबल हो जाते हैं। तो अगर हम देखें कि लेड पे ही वो आकर के क्यों स्टेबल होते हैं, लेड में ऐसा क्या है, तो लेड में देखेंगे तो लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82 होता है। अगर 82 को 208 में से माइनस करेंगे तो 126 आएगा। दीज आर नथिंग बट इट इज़ द मैजिक नंबर। अगर जेड 82 क्या है, मैजिक नंबर था, 126 क्या था, मैजिक नंबर था। इसलिए इसमें जो जेड प्रोटॉन का नंबर है वो भी मैजिक नंबर है, और न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो भी मैजिक नंबर है, इसलिए क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। आगे thus lead is the most stable isotope. Okay, it signifies that numbers 82 126 correspond to the unusual stability. तो ये जो नंबर है unusual stability शो करते हैं। आगे पढ़ेंगे experimentally it is found that some isotopes are spontaneous neutron emitters। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं, आइसोटोप होते हैं जो न्यूट्रॉन इमीटर होते हैं। when excited above the nucleon binding energy by a preceding beta decay। मैंने कह रखा था कि बीटा डीके में वो एक्साइटेड स्टेट में रह जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करके स्टेबल होते हैं, तो एनर्जी जो रिलीज़ करते हैं उसके बजाय वहाँ पे न्यूट्रॉन इमीट करता है और वो स्टेबल हो जाता है। एग्जांपल इसका क्या है, तो मैंने आपको दिखा रखा है, ये सारे एग्जांपल मैंने दिखा रखे हैं। ऑक्सीजन है 17 जो आइसोटोप है, तो 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 आएगा, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8+1। एक को न्यूट्रॉन अगर रिलीज़ हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही क्रिप्टान है, क्रिप्टान को 36 एटॉमिक नंबर होता है, और 87 जो होता है इसका एटॉमिक मास नंबर। अगर 87 से माइनस करेंगे 36 को तो आएगा 51। 51 को हम क्या लिख सकते हैं, 50+1, तो 1 अगर न्यूट्रॉन निकल जाएगा तो 50 बचेगा। 50 क्या है, मैजिक नंबर है। ऐसे ही ये क्या है, जीनान क्या होता है, 54 होता है। 137 में से अगर 54 माइनस करेंगे तो 83 आएगा। 83 को 83+1 लिखेंगे, 83+1 में अगर 82+1 लिखेंगे तो एक न्यूट्रॉन रिलीज़ कर देगा अगर ये, तो वो 82 हो जाएगा। 82 क्या है, मैजिक नंबर है। इस तरह से ये सभी जो है स्टेबल होकर के कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, ये हो जाएगा ऑक्सीजन में, ये क्रिप्टान में और ये जीनान में। आगे देखिएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ, क्लियरली द मैनर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर दीज आइसोटोप्स इज इक्वल टू द 9, 51, 83 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 9 है, इसमें कितने हैं, 51 है, इसमें कितने हैं, 83 है। दीज नंबर्स कैन बी रिटेन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को 8+1, इसको 50+1 और इसको 82+1 लिख सकते हैं। इफ़ वी कंसीडर द लूजली बाउंड न्यूट्रॉन, अगर हम कंसीडर करें कि जो ये आइसोटोप्स हैं इसमें न्यूट्रॉन आउटरमोस्ट का लूजली बाउंड है और वो एक न्यूट्रॉन को इमिट करने की टेंडेंसी रखेगा, जैसा कि हमने पढ़ा है कि आउटरमोस्ट सेल एटम में आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है स्टेबल होने के लिए। ऐसे ही ये न्यूक्लियॉन भी एनर्जी लेवल में या ऑर्बिट में होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ऐसा एज्यूम किया जाता है। तो अगर एक न्यूट्रॉन इमिट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, 8+1 यानी 9 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और ये क्या है, मैजिक नंबर को बिलोंग करता है, इसलिए यह अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करेगा, मतलब ये मोस्ट स्टेबल हो जाता है। आगे कह रहे हैं, दस फ्रॉम एबव ऑब्जर्वेशन, इस तरह से एबव ऑब्जर्वेशन से हमें ये मिलता है कि सी दैट द न्यूक्लियाई हैविंग नंबर्स, वे न्यूक्लियाई जिसके नंबर में ये नंबर होते हैं आइदर जेड आर एन, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके बराबर हो या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके बराबर हो, इन नंबर के बराबर, वो क्या होते हैं, अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करते हैं, जिसको हम लोग मैजिक नंबर कहते हैं। आगे, द मैजिक नंबर्स इंडिकेट्स
दैट न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन पेयर। अच्छा ज़रा ये देखिए, ये जितने भी मैजिक नंबर है सभी क्या हैं, सभी मैजिक नंबर इवन नंबर हैं। इवन नंबर का मतलब जितने भी न्यूक्लियन पाए जाएंगे, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो चाहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, न्यूक्लियस में वो सभी पेयर्ड होते हैं। और आपको पता है कि पेयर्ड ऑर्बिट या सेल जो होता है वो स्टेबल होता है। ओके, विच करेस्पॉन्ड्स टू द कंप्लीट एनर्जी लेवल आर सेल इन अ न्यूक्लियस। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं तो देखें, आगे हैं इन सेल मॉडल इट इज़ एज्यूम दैट ईच न्यूक्लियन मूव्स इन इट्स ऑर्बिट। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एटम के अराउंड में, वैसे ही न्यूक्लियन जो है ये एज्यूम किया जाता है कि न्यूक्लियस में मूव करते रहते हैं। कहाँ? सेंटर ऑफ मास के अराउंड में। मैंने ये आपको बता रखा था। तो इट इज़ एज्यूम दैट ईच न्यूक्लियन मूव्स इन इट्स ऑर्बिट विद इन द न्यूक्लियस अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये मैंने आपको पहले ही बता रखी है। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर न्यूक्लियंस, ये जैसे कि हर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के न्यूक्लियस के एक सर्टेन ऑर्बिट में न्यूक्लियस का अराउंड में रिवॉल्व करता रहता है एटम में, लेकिन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। ऐसे ही अगर उसकी स्क्रीन इफेक्ट को बात ना करें तो ऐसे ही सारे न्यूक्लियन बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए वो अपने सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन इन न्यूक्लियन का अपना एक फील्ड होगा, वो फील्ड एक दूसरे को इम्पोज करेगा। तो वही कहेंगे देयर इज़, जैसे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एटम के केस में, देयर इज़ ऑलवेज अ फील्ड एक्टेड अपॉन अ न्यूक्लियन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द अदर न्यूक्लियंस। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल एंड इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट, पैरिटी, इन सभी को ये मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है, जिसको हम लोग सेल मॉडल कहते हैं। आगे, according to cell model each nucleon has some discrete definite allowed energy levels depending upon the principal quantum number। जैसे कि आपको पता है कि ये हर एक जो एटम में ऑर्बिट होते हैं उसमें सबसेल होते हैं और वो सबसेल अपना डेफिनेट एनर्जी लेवल रखते हैं। ऐसे ही आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियन जो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस के सेल मॉडल में भी ईच न्यूक्लियन की अपनी डिस्क्रीट डेफिनेट अलाउड एनर्जी लेवल होती है, जिसका वैल्यू डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जैसे अगर एटम में बात करें, अगर n का वैल्यू 1 है तो केवल s उसमें सबसेल होगा, और अगर n का वैल्यू 2 है तो s और p दोनों होगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो s p d तीनों होंगे, और अगर n का वैल्यू 4 है तो s p d f 4 होंगे। तो इसी तरह से न्यूक्लियन के लिए भी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है कि उसके कितने एनर्जी लेवल्स बनते हैं। करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्बिट मोशन, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसे ही जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियन है, वो भी न्यूक्लियाई में रिवॉल्व करता रहता है। इस वजह से उसका भी डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको हम लोग एल एच कट से लिखते हैं, एल एच कट से लिखते हैं। एल एच कट से लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने पढ़ा है एल इज इक्वल टू रूट में एल एल प्लस 1 एच कट, ये जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसे ही स्पिन क्या होता है, तो स्पिन को लिखते हैं एस एस प्लस 1 एच कट लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो है हर एक न्यूक्लियन के लिए एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा एल एच कट, जहाँ पे एल क्या है आपको पता है, एल का वैल्यू 0 होगा तो एस सबसेल होगा, और 1 होगा तो पी सबसेल होगा, अगर 2 होगा तो 3 सबसेल होगा, डी सबसेल होगा जैसे हम लोग कहते थे, और 3 होगा तो एफ सबसेल होगा। ऐसे ही आगे ऑल्सो ड्यू टू द स्पिन, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होता है ऐसे न्यूक्लियंस के पास भी स्पिन होते हैं, तो न्यूक्लियन का भी स्पिन प्लस माइनस हाफ होगा। तो ये जंक्शंस हैं। इस तरह से न्यूक्लियन का जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, उसको एस एच कट लिखेंगे। एस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ होगी, एच कट रिड्यूस्ड प्लैंक कॉन्स्टेंट है, जिसका वैल्यू h/2π होता है। अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल ईच सेल डिवाइडेड इनटू सब सेल्स। तो सेल मॉडल के अकॉर्डिंग हर एक सेल को हम लोग सब सेल में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑर्बिट में जो सेल होते हैं उसको सब सेल में KLNM सेल होता है, उसमें SPDF सब सेल में डिवाइड करते हैं। ठीक ऐसे ही आगे, फॉर ईच वैल्यू ऑफ n के हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ l होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो l का वैल्यू होता है वो n-1 होता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 है, अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 है, तो अगर यहाँ हर एक n के लिए l का वैल्यू जो होता है, l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेकर के n-1 तक लाई करता है। तो अगर हम कह दें n का वैल्यू मान लीजिए जब 1 है, तो अगर n का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे रखिएगा, तो l का वैल्यू क्या आएगा, l का वैल्यू 0 या फिर
यहाँ पर 1 रखिए, 1 माइनस 1 0 आएगा ना, तो 0 आएगा। अगर n का वैल्यू 2 रखिए तो 2 का रखेंगे तो ये क्या आएगा, l का वैल्यू या तो 0 होगा या तो फिर n में से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 0 to 1 इनके बीच में लाई करेगा। और ऐसे ही n इक्वल टू अगर 3 होगा तो l का वैल्यू क्या आएगा, 0 से लेकर के 2 तक का होगा। तो अगर मान लीजिए n इक्वल टू 1 है तो l का वैल्यू 0, 0 का मतलब s मिलेगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू क्या है, 1, 1 का मतलब p मिलेगा। अगर n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू कितना, 2, 2 का मतलब d मिलेगा। तो इस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ देखें तो कहा है कि द स्पिन, और आपको पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में ये कपलिंग करके या फिर इंट्रैक्शन करके वो क्या बना लेते हैं, जिसको हम लोग एलएस कपलिंग पढ़ा है हम लोगों ने। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जे का वैल्यू क्या होता है, जे इक्वल टू एल प्लस माइनस एस होता है। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1 मिनट, तो पहले जे इक्वल टू एल माइनस 1/2, ये एल माइनस 1/2 क्यों है, क्योंकि एस का वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है। तो माइनस लेंगे तो एल माइनस 1/2 और प्लस लेंगे तो एल प्लस 1/2। लेकिन याद रखिएगा हम लोगों ने 5th सेमेस्टर में पढ़ रखा है कि जो ये माइनस वाली वैल्यूज़ है, ये जब एनर्जी लेवल स्प्लिट होता है, मतलब फील्ड के प्रेजेंस की वजह से एनर्जी लेवल जब स्प्लिट होती है, जैसा कि आपने स्टार के इफेक्ट में भी पढ़ा है, स्प्लिट होती है, तो ये निगेटिव वाली ये जो वैल्यू है निगेटिव वाली, ये ऊपर की ओर स्प्लिटिंग करता है और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो नीचे की तरफ स्प्लिटिंग करता है। कुछ इस तरह से ये ऐसे स्प्लिटिंग करता है। तो जो माइनस वाली वैल्यू है, जे इक्वल टू एल माइनस एस या एन माइनस 1/2 है, वो ऊपर होगा और जो प्लस होगा वो नीचे होगा। आगे वेयर एन बिकम, ठीक है, आगे कह रहे हैं हम, इसी में कह रहे हैं, एक लाइन बचा है हमारा कि द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एल। तो अगर जैसे जैसे एल का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्प्लिटिंग भी बढ़ती जाएगी। कैसे, हम डायग्राम से देख लेंगे। वेयर एन बिकम्स मोर देन 2, अगर पता है अगर एन का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 2 से बहुत ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए, तो जो स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। स्प्लिटिंग किसकी स्प्लिटिंग, जो अभी मैंने आपको एनर्जी इस लेवल की बात कर रखा था स्प्लिटिंग दिखाने की, तो वो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और एक लेवल से दूसरे लेवल पे ओवरलैप कर जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आप थर्ड लेवल की बात करें, थर्ड एनर्जी लेवल की, तो वो नीचे इतना स्प्लिट हो जाता है कि वो टू एन इक्वल टू 2 वाले में भी पहुँच जाता है। तो हालांकि ये 5th सेम में आप पढ़े हैं, वहाँ से ही आप रिवीजन लेंगे तो आ जाएगा समझ में। तो n जब बहुत ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा, तो स्प्लिटिंग बिकम सो लार्ज दैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n। तो n के किसी गिवन वैल्यू के लिए स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम फिगर से एक बार आपको दिखाएंगे। द सब लेवल करस्पॉन्डिंग टू जे इक्वल टू प्लस एल प्लस 1/2 स्लाइड डाउन। तो जो जे इक्वल टू एल प्लस 1/2 है ना, ये किसी भी एन के लिए, तो वो एन से एक नीचे वाले में चला जाता है, n माइनस 1 में चला जाता है। इट हैज़ बी सीन शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ऐसा जो इसको हम जो है इस टेबल में दिखा रखे हैं, जैसे कि n इक्वल टू 3 के लिए जो सब लेवल एनर्जी सब लेवल है, वो जे इक्वल टू 7/2 जो होता है वो n इक्वल टू 3 का वो n इक्वल टू 2 में चला जाता है, n इक्वल टू 2 में चला जाता है। ऐसे ही n इक्वल टू का 4 का n इक्वल टू 3 में चला जाता है। कैसे, अब आ जाइए इसको देख लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा हमारा। देखिए ये दरअसल एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है मैजिक नंबर को, एक टेबल, और इसमें हम थोड़ा सा 2 लाइन समझेंगे, वीडियोस बहुत लंबा ना हो। हालांकि ये बहुत लंबी एक रही थी हमारी, समझते हैं फिलहाल। अगर n का वैल्यू 1 हो, अब इसको समझने के लिए मुझे 10 मिनट का एक्स्ट्रा बताना पड़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो, इस वजह से फ़िलहाल हम यहाँ पर उन सेट्स को, उन पॉसिबल कम्बिनेशन, क्योंकि आपको पता है n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए l का वैल्यू डिफरेंट मिल रहा था, तो n के किसी सर्टेन वैल्यू के लिए l का वही वैल्यू बस हम प्रीफर करेंगे जो मैजिक नंबर को करेस्पॉन्ड करता हो या मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता हो। तो हम l का वैल्यू केवल अपने फेवरेबल कंडीशन के लिए लेंगे जो कि मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि ये नहीं पता था कि क्यों मैजिक नंबर के जो नंबर हैं 2, 8, 20, 28, 50, ये नंबर के न्यूक्लियाई क्यों ज़्यादा स्टेबल है, ये किसी को पता नहीं चल रहा था, इसलिए इसको मैजिक नंबर कहा गया। तो ये नंबर ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं, तो इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि यही नंबर क्यों। आइए देखते हैं। तो n का अगर वैल्यू 1 ले लिया जाए और l का वैल्यू 0 ले लिया जाए, तो ज़रा बताइए n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसका मतलब ये 1 होगा, 0 नहीं होगा, ये गलत लिखा है। तो यहाँ 1 लिखेंगे और ये s लिखेंगे। अरे n का वैल्यू 1 है तो 1
फर्स्ट एनर्जी लेवल, और एल का वैल्यू 0 होता है तो क्या मिलता है, एस मिलता है। और इसमें कितने अगर हम यहाँ से जे की वैल्यू बात करें इसका कितना आएगा, तो जे इक्वल टू एल प्लस माइनस 1/2 होता है। एल का वैल्यू कितना है, 0। एल का वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस हाफ आएगा। प्लस माइनस हाफ का मतलब क्या, इसमें 2 न्यूक्लियॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ न्यूक्लियस की बात की जा रही है, 2 न्यूक्लियॉन होंगे। तो न्यूक्लियॉन का नंबर कैसे निकालते हैं, 2l प्लस 1 निकालते हैं। तो एल का वैल्यू 0 रखिए, तो 0 रखें, 1 मिनट कहाँ गया ये आपका ये, तो देखिए एल का वैल्यू 0 रखिए। तो ये नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन निकालने का तरीका होता है 2j प्लस 1, या फिर इसी को 2l प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम 2l प्लस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 2l प्लस 1, तो l का वैल्यू कितना था फर्स्ट वाले के लिए, 0 ही रखिए यहाँ पे, तो 0 प्लस 1 यानी कि ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। या जे वाले से निकाल लीजिए, 2 इंटू जे का वैल्यू कितना था, हाफ था, तो हाफ रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, 2। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन कितना है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, मैजिक नंबर। और वैसे भी हमें पता है कि 1s में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। आगे ऐसे ही हम n का अगर वैल्यू 1 रखें और l का वैल्यू 1 ले, ये पॉसिबल कम्बिनेशन की बात की जा रही है। तो अगर n का वैल्यू 1 ले और l का वैल्यू भी 1 ले, तो ज़रा बताइए n 1 होने का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, l का वैल्यू 1 होता है तो कौन सा सबसेल होता है, p, तो 1p में अगर हम कहें अब j की बात करें इसका कितना होगा, तो j इक्वल टू l प्लस माइनस 1, l का वैल्यू कितना हो जाएगा, l का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 और 1/2 बनेगा। तो 3/2 प्लस है ना, तो प्लस वाला नीचे लिखेंगे और माइनस वाला क्या लिखेंगे, ऊपर। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि j इक्वल टू l माइनस 1/2 को ऊपर रखते हैं, अब प्लस वाले को नीचे रखते हैं। तो जब यहाँ पर l का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे और यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे, तो प्लस 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 होगा, वो नीचे हो जाएगा स्प्लिटिंग। और जो अगर 1 लेंगे और माइनस 1/2 लेंगे तो 1/2 जो आएगा वो ऊपर रहेगा, तो ये 1/2 ऊपर और 3/2 नीचे। अगर इसमें न्यूक्लियॉन की बात करें तो जे का वैल्यू कितना है बेटा, जे का वैल्यू इस बार हमारा है 1, तो जे का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा। जे का वैल्यू कितना है, जे का वैल्यू है 1/2 और 3/2। जब यहाँ 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 4 आएगा, और एक बार 1/2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यानी कि इस केस में कितना हो जाएगा न्यूक्लियॉन, 2 और 4 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6। तो मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, पहले वाला 2 और प्लस ये 6, कुल मिलाकर कितना, 8। ये हो जाएगा मैजिक नंबर। अगले बार सेम पैटर्न ऐसे ही हम करते चलेंगे, बस एक और देख लेते हैं। n का वैल्यू 2 लेंगे और अगर l का वैल्यू 0 और 2 लेंगे। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये उस पॉसिबल कम्बिनेशन को बता पाए जिसके वजह से मैजिक नंबर फॉर्म होते हैं। तो अगर आपको पता, ये कौन सा एनर्जी लेवल हो गया, सेकेंड हो गया, सेकेंड में 2s, अगर s किसके लिए, 0 के लिए, l का वैल्यू 0 है तो क्या बनेगा, s बनेगा। और अगर इसका वैल्यू किसका, l का वैल्यू 2 है तो क्या बनेगा, d बनेगा। तो आपको पता है कि अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहें j का वैल्यू, तो j का वैल्यू के लिए एक बार 0 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 ऊपर रह जाएगा। और अगर 2 लेंगे l का वैल्यू, तो यहाँ 2 लेंगे तो 2 दूना 4 1 5, 5/2 बनेगा एक को। और एक बार माइनस लेंगे तो ये कितना बनेगा, 2 4 माइनस 1 यानी कि कितना, 3/2। तो एक बनेगा 3/2 और एक बनेगा 5/2। तो 3, अब यहाँ से देख लेते हैं 2j प्लस 1, तो इसके लिए 5/2 के लिए कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होंगे, तो यहाँ j का वैल्यू 5/2 रखिए, तो 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद बचेगा कितना, आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा आपका 5 और एक कितना, 6 यहाँ हो गया। ऐसे ही j का वैल्यू 3/2 रखेंगे, तो 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। और आपको पता है कि s वाले में तो 2 होगा करेगा, 2 4 4 6 10 2 12 12 ये हो गए, अब प्लस 8 पहले से, तो 20 हो गया। ऐसे ही सारे को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और ये हमारे सारे क्या मिलेंगे, मैजिक नंबर मिलेंगे। ये हमारे रीजन्स थे। हाँ, मैंने एक बात और कही थी कि जो स्प्लिटिंग हो जाती है नीचे वाले लेवल में, वो देखिए कैसे है। एक बस देख लीजिए, 3n का वैल्यू जब 3 लिए हैं और l का वैल्यू ये डिफरेंट है, तो इसमें देखिए जो इसका 7/2 आया है वो देख रहे हैं, ये सेकेंड वाले n के सेकेंड वाले वैल्यू में चला जा रहा है। ये इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग होना, स्लाइड डाउन n-1 में। तो आई होप कि ये समझ में आया हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।